सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे जिसे पढ़ के दिल को सुकून मिला। गलती मुझसे हुई थी, सर का नाम यूज़ किया मैंने, अब आगे से गलती नहीं दोहराएंगे। और इसके साथ में एक सवाल का आंसर भी आपको दे देता हूँ। एनालिसिस की वीडियो चैनल में कंटिन्यू आती रहेगी और इसके पीछे का कारण ये भी है, मैं काम करने आया हूँ। चैनल मैंने शौकिया तौर पर शुरू नहीं किया है। इस चैनल में कोई भी वीडियो ना ऐसी आई है ना आगे आएगी जिसे देखकर लगेगा कुछ सीखने को नहीं मिला। अभी तक मैंने अपना 100% दिया है, लेकिन आज के बाद से मैं अपना 200% दूंगा। यह हमारी स्टॉक मार्केट की जर्नी है जिसमें हमें सफल होना है और हम साथ में सफल होंगे, लेकिन उसके लिए सही रास्ते में चलना जरूरी है और सही रास्ता वही है जो सर ने सिखाया है। और इसके साथ एक चीज़ और बता देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। अगर आप में से कोई भी ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट को फुल टाइम ले रहा है तो उससे एक रिक्वेस्ट है, ये डिसीजन अभी मत लो या फिर एक बार सोच लो, क्योंकि ये सवाल खुद से पूछना है और इसका आंसर भी खुद से मिलेगा। कोई भी साथ में काम कर लो ताकि एक साइड इनकम आती रहे। स्टॉक मार्केट के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट होना सही नहीं है। और एक कारण ये भी है, अगर मार्केट की करेक्शन शुरू हो गई है तो ये मत समझ लेना शॉर्ट करके बाजारों में आसानी से रुपया बन जाएगा। सबसे सही रास्ता ये है, अगर प्रॉब्लम आती है तो एक बार साइड में होकर बैठ जाना है और जब लगता है उस एरिया के पास में प्राइस आ रहा है जहाँ पर बॉटम मार्क होगी तो वहाँ पर वापस से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेडिंग भी करनी है साथ में तो पहले एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा और वो अमाउंट इसके अंदर डालनी पड़ेगी जो अगर जीरो भी हो जाए तो उससे फ़र्क ना पड़े। और इसके दो फायदे हैं। पहला, अगर अकाउंट जीरो भी हो गया तो वहाँ पर उदास मत होना, खुद को भाग्यशाली समझना, क्योंकि अगर मेन अकाउंट से ट्रेड कर रहे होते तो उस कैपिटल को भी जीरो कर देते। अगर नया अकाउंट खोलेंगे तो एटलीस्ट जो मेन कैपिटल है वो सेव रहेगा और उसे सेव रखना ज़रूरी है। और अगर रुपया बन जाता है तो फिर बहुत बढ़िया है और उसका मतलब भी ये है, ये रास्ता भी हमारे लिए सही है। लेकिन उस टाइम पर ये नहीं सोचना है, अगर मैं पूरे रुपये लगा देता तो जो प्रॉफिट अभी हुआ है उसका 10 या 20 गुना होता। जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके कैपिटल का साइज़ नहीं बढ़ाना है, जो अर्न किया है उसे ही ग्रो करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को अलग अलग रखना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर बाजारों में रुपया बनेगा और अगर बाजारों में करेक्शन होती है तो वो असल में हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि गिरावट के अंदर ही मौका मिलेगा 10-20 गुने वाले स्टॉक्स को पकड़ने का। और जब वो मौका आएगा तो उस टाइम पे कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी है और वो तभी बचेगा जब हम सही रास्ते में चलेंगे या फिर अर्निंग का एक और सोर्स क्रिएट करेंगे। क्योंकि इन हिस्सों का अगर हमने सर्वाइव कर लिया तो रुपया तो हम बना लेंगे बहुत बड़ा। इसलिए नज़दीक का नहीं सोचना है, लंबा सोचना है, क्योंकि अभी भी हम बहुत बड़ी बुल मार्केट के अंदर में हैं और अगर हमने इसे ठीक से जी लिया तो आने वाली 7 पुश्तों का भी रुपया इकट्ठा हो जाएगा। और ये सब कुछ सच करना सिर्फ खुद के हाथ में है। कमाने से ज़्यादा रुपयों को बचाने के बारे में सोचना है। और मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, MT बेस्ट कोर्स है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, और अगर आपने किया है तो उसे ही फॉलो करना है। जो हमने कोर्स के अंदर सीखा है वही लॉन्ग टर्म में सफलता की कुंजी है। बहुत लंबा हमने डिस्कशन कर लिया है, अब हम चार्ट के ऊपर आते हैं। लेकिन उससे पहले आज का न्यूज़ सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आई है। 1,20,000 करोड़ का माल बेचने के बाद FS का फोकस वापस इंडिया में शिफ्ट हो रहा है चाइना से। और आप सबको पता होगा जो बाजारों में गिरावट आई है वो FS की वजह से ही आई है। उन्होंने हैवी सेलिंग करी थी और अगर वो वापस से बायर बन रहे हैं तो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग करंट एरिया के आसपास बॉटम लग जानी चाहिए। इस न्यूज़ का साफ मतलब ये है, लेकिन साथ में एक संभावना भी है इन न्यूज़ से हमारे लिए जाल बिछाया जा रहा हो। क्योंकि लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा बाजारों को लेकर मेरा व्यू बदल चुका है। और लास्ट वीडियो हम बात कर गए थे निफ्टी के अंदर यहाँ पर मुझे 5 वेव बनती दिखाई दे रही है, जिसमें से भी अभी 5th की 5th चल रही है और इसने थर्सडे को 5th लेग मार दी है या फिर बची हुई है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी ये सुन लो क्या नहीं होना चाहिए प्राइस के अंदर। पहला, 61% में प्राइस नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर से रिवर्स हो जाना चाहिए। अगर नीचे का काम बच भी गया है, अगर ये लेवल टच हो रहा है तो जो मैं सोच रहा हूँ सिचुएशन उससे भी ख़राब हो सकती है। और अभी हमारे लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा वो रहेगा ऊपर की चाल। अभी तक हमने जितने ही बाउंस देखे, चाहे वो टाइम के अंदर हो चाहे प्राइस के अंदर, वो बड़े नहीं थे। लेकिन इस बार पॉसिबिलिटी है वो टाइम या प्राइस के अंदर थोड़ा बड़ा देखने को मिल जाए, जहाँ पर सोचने का मौका मिलेगा पोजीशन को कैरी करना है या फिर नहीं। और इसके आंसर वैसे इंडेक्स के अकॉर्डिंग नहीं, स्टॉक्स के अकॉर्डिंग ही ढूंढने हैं। अभी अपसाइड के अंदर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये 4th का हाई है 24,537 का। जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं आता है तब तक कोई भी साइजेबल बाउंस एक्सपेक्ट मत करना। और किसी भी बाउंस के बाद अगर ये वापस से नीचे काट देता है तो फिर इसके अंदर नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। इसलिए अभी हमारे जो भी लो लगेंगे वही हमारे बड़े टाइम फ्रेम का एसएल बनने वाले हैं। अब एक बार हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था, अगर प्राइस 100% के नीचे जाता है तो एक बार अलर्ट होना है।
अभी तक ये साइडवेज जोन के अंदर में ही है, लेकिन 100% के नीचे 161% तक के रास्ते खुल गए हैं और ऊपर जाने के लिए जो करंट एरिया में लो लगा है वही इंपॉर्टेंट है। अगर वापस से 100% के ऊपर आ जाता है तो इसके अंदर वापस से 16% के रास्ते खुल जाएंगे। बैंक निफ्टी के अंदर एक इंपॉर्टेंट अपडेट और दे देता हूँ, ध्यान से सुनना। बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर में अभी तक इंडिकेशन नहीं आए हैं कि ये बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन में एंटर कर गया है। और अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हो तो आपको ये ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन याद होगी। जब तक प्राइस छोटे टाइम फ्रेम के 161% के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक इसके अंदर वापस से ट्रेंड लाइन तक जाने की पॉसिबिलिटी है। ये जाएगा या फिर नहीं जाएगा ये नहीं मालूम, सब सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। और अभी दोनों केसेस के अंदर चाहे 161% से प्राइस रिवर्स हो या फिर करंट लेवलों से, दोनों में ही जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 61% के पास में है, जिसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करेगा तो ट्रेंड लाइन तक की संभावनाएं खुलेंगी। और अगर प्राइस 161% के नीचे सस्टेन कर रहा है या फिर किसी भी बाउंस के बाद वापस से 161% के लेवल को काट देता है और नीचे की चाल को कंटिन्यू करता है तो फिर इसका भी काम तमाम हो जाएगा। बाकी करंट लेवल्स में एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। और बाकी इंडाइसेस के अंदर भी स्टोरी सेम है जो इस वीडियो में डिस्कस की है। अभी बाकी इंडाइसेस के अंदर भी मैं एक ऊपर की चाल या फिर एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो को एक बार देख लेना और लेवल्स के ऊपर नज़र रखना, प्राइस हमने लेवल्स के पास में संभल रहा है या फिर नहीं संभल रहा है। और अभी तक सिर्फ FMCG के अंदर लेवल्स ब्रेक हुए हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो सपोर्ट के पास में है। अगर वापस से 23% के ऊपर आ जाता है तो ठीक है, एक बाउंस की पॉसिबिलिटी बनेगी। और इसकी पॉसिबिलिटी भी है एक बार लोअर लेवल से रिवर्स हो जाए, लेकिन अगर ये ऊपर नहीं आया तो इसने नीचे के लेवल तो ओपन कर दिए हैं। और एक अपडेट साथ में और दे देता हूँ, आने वाले टाइम में स्टॉक सेक्शन को हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे। ऊपर के खेल में तो ठीक है, लेकिन डाउन साइड को डिस्कस करना मेरे लिए भी सेफ नहीं है। और कमेंट्स भी कई बार बहुत ऑफेंसिव आ जाते हैं, क्योंकि अगर मैं वो नहीं बोल रहा हूँ जो आप सुनना चाहते हो तो फिर दिक्कत तो होगी और फ्रस्ट्रेशन भी निकलेगा कमेंट बॉक्स में। मार्केट अगर गिरी तो उसमें लॉस मेरा भी है, मैं कोई माल बेचकर नहीं बैठ गया हूँ टॉप में, क्योंकि लॉन्ग टर्म की पोजीशन है। पहले ही गिरावट में आप फैसला नहीं ले सकते हो। और अगर यहाँ पर मैं गलत हो जाऊँ तो और अच्छा है, क्योंकि इस गिरावट के अंदर जो निफ्टी के अंदर पैटर्न बने हैं उसने मेरी सोच बदली है। और मैं कोई बियर नहीं हूँ, इससे पहले मैं तेजी देख रहा था। अगर मैं यहाँ पर गलत हो रहा हूँ और वापस से 26,300 का हाई कट रहा है तो फिर समझ लेना फिर वहाँ से बहुत बड़ा खेल होगा। और फिर इसकी पॉसिबिलिटी है वो चाल छोटी नहीं होगी, क्योंकि सीधी सी बात है, जितने भी मेरी जैसी सोच वाले लोग हैं उनको बाजारों ने ट्रैप कर दिया है। और अगर मुझे ट्रैप कर दिया है तो फिर वो मुझे बाइंग का मौका नहीं देगा। मेरा व्यू आपको पता है, और मैं गलत हूँगा तो उसके बाद क्या होगा आपको वो भी पता है। कोई भी डिसीजन मेरा नहीं है, जो आपकी खुद की एनालिसिस है उसी के ऊपर देखना है। ये मेरे सिर्फ खुद का व्यू है जो मैंने शेयर किया है। और हमने जितने ही प्रीवियस वीडियो में स्टॉक डिस्कस किए हैं उन्हें वापस से एनालाइज करने की शुरुआत कर दी है, जिसमें से IT स्टॉक्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग स्टॉक्स को, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चार्ट हम देख लेते हैं। तो ये रिलायंस का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। और अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस वीडियोज़ में हमने बात कर रखी है, मार्केट की डायरेक्शन का पता इस स्टॉक से भी चल सकता है, इसलिए इसमें भी नजर रखनी है। और लास्ट वीडियो के अंदर में हमने 50% का लेवल डिस्कस किया था, जिसके पास से प्राइस में रिवर्सल बना है। लेकिन एक बार मैं इसके पूरे स्ट्रक्चर को रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो बड़े स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर 5 वेव कंप्लीट हो रही है और ये मंथली टाइम फ्रेम है। और जो 4 से आगे का हिस्सा आप देख रहे हो, अगर इसके अंदर भी देखोगे तो यहाँ पर भी टोटल 5 वेव बन गई है। और जो स्मॉलर टाइम फ्रेम की 4th वेव है, अगर उससे आगे देखोगे तो यहाँ पर भी 5 वेव बनी हुई है। इसे मैं डेली टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी प्राइस के अंदर 5 वेव कंप्लीट हो रही है। अभी जो प्राइस के अंदर हाई लगा है वहाँ पर सारे टाइम फ्रेम की 5th वेव कंप्लीट हो रही है। अगर जो चाल 2023 से शुरू हुई है, अगर ये एक्सटेंशन के अंदर है तो इसके अंदर अभी भी ऊपर की 3 वेव बची हुई है, 3rd, 4th और 5th। लेकिन ये होगा तभी जब बाजारों का टॉप नहीं लगा होगा। और जब तक प्राइस 23% के नीचे है तब तक ये डेंजर जोन में है, क्योंकि अगर 5th वेव सारे टाइम फ्रेम की कंप्लीट हो गई तो इसका मतलब है इसके अंदर फिर एक बड़ी गिरावट होनी है, टाइम के अंदर भी और प्राइस के अंदर भी। ऊपर की अगर इसमें चाल बनती है तो इसमें 38% तक का या फिर 23% के पास तक का बाउंस आ सकता है। लेकिन जब तक प्राइस 23% के ऊपर सस्टेन नहीं करता है और ऊपर की चाल को कंटिन्यू नहीं करता है तब तक ये रिस्की स्टॉक है और इसके नीचे के लेवल ओपन है। एक चार्ट हम और देख लेते हैं, रिलैक्सो, और इसके बाद हम बैंकिंग स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। तो अगर रिलैक्सो के अंदर देखोगे तो इसके अंदर भी यहाँ पर 5 वेव कंप्लीट हो रही है और अभी प्राइस 14% के नीचे है।
और इस लेवल के नीचे प्राइस के होने का मतलब है नीचे के लेवल ओपन है। एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम में भी लेवल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस 38% के नीचे है और अभी जो पास में लेवल है वो है 61% का। अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स होकर वापस से 38% के ऊपर आ जाता है तो वापस से ऊपर की चाल की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन जब तक प्राइस 967 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक ये सेफ नहीं है। और अगर 61% में प्राइस नहीं संभला तो फिर नीचे के लेवल ओपन है। कहाँ से प्राइस रिवर्स होगा ये आज की डेट में बोलना मुश्किल है। और साथ में ये भी समझ लेना ये लेवल्स ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ट्रेडिंग बिल्कुल अलग गेम है और वहाँ पर लॉस होने की भी संभावना है। बस ये व्यू इसलिए दिया है जब तक प्राइस 38% के नीचे है तब तक इसमें बड़ी गिरावट की पॉसिबिलिटी है। अगर प्राइस वापस से घूमकर 38% के ऊपर आ जाता है तो जो भी लो लगा होगा वही हमारे लिए बड़े टाइम फ्रेम का असर बन जाएगा। अब हम बैंकिंग स्टॉक्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं और पहला चार्ट है HDFC बैंक। बहुत सी वीडियो में इसको एनालाइज किया है और बड़े स्ट्रक्चर में हमने बात करी थी। इसके अंदर ऊपर की एक बड़ी चाल बन सकती है। जिन लेवलों में इसको एनालाइज किया था वहाँ से अभी भी प्राइस ऊपर खड़ा हुआ है। जिस एरिया का हमारा SL है वो है 100% का लेवल। क्या अगर इसके नीचे प्राइस चले गया तो चार्ट खराब हो जाएगा? नहीं, लेकिन इस लेवल के नीचे 161% के पास तक के लेवल खुल जाएंगे। एक बार वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं वेव्स के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी तक टोटल 4 वेव बनी हुई है और इसके अंदर 5th या तो चल रही है या फिर बननी है। और अगर करंट एरिया को देखता हूँ तो यहाँ पर अभी तक टोटल 3 वेव बनी हुई है और इसकी अभी 5th वेव लगनी है। और अगर इस 5th को बनना है तो उसके लिए प्राइस को 1535 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर प्राइस जा रहा है तो इसके दो मतलब है। पहला तो यह है यहाँ पर 5th वेव कंप्लीट हो गई है और इसका हमको आइडिया लगेगा। अभी ध्यान से सुनना, ये साइकोलॉजी है जो अभी मैक्सिमम स्टॉक्स में अप्लाई होगी। जो भी प्राइस के अंदर लो लगा है 4 जून को वो हार्ड बॉटम है, इवेंट के ऊपर बनी है। बहुत लोगों को प्राइस ने वहाँ पर ट्रैप किया है, इसीलिए जो 4 जून की कैंडल है उसका लो इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर इस लो के नीचे अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है और नीचे की चाल को कंटिन्यू कर रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 5th वेव कंप्लीशन का भी इंडिकेशन आएगा। वरना अगर ये लेवल संभल रहे हैं तो इसके अंदर एक 5th वेव लगेगी जिस बड़ी चाल की हम बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है अगर प्राइस 161% के लेवल में होगा तो यहाँ पर डिसीजन लेना मुश्किल होगा, स्टॉक को रखें या फिर थोड़ा वेट करें। इसीलिए जो हमारा SL है वो 100% की जोन है, जिसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है तो एक बार मैं क्वांटिटी का साइज कम करूँगा। अगर प्राइस वापस से ऊपर आता है या फिर लोअर लेवल्स में संभलता हुआ दिखता है तो फिर वहाँ पर मैं 5th वेव के लिए देख सकता हूँ। और अगर लोअर लेवल्स में नहीं संभला तो फिर भाई साहब को नमस्ते करना पड़ेगा। अभी अपसाइड के अंदर यही ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होगी तो यहाँ पर इंडिकेशन आएगा 5th वेव शुरू हो गई है। स्टोरी लाइन मुझे लगता है मैंने पूरी डिस्कस कर दी है। अब हम नेक्स्ट चार्ट देखते हैं कोटक बैंक। अभी जिन लेवलों के पास में स्टॉक है उन्हीं लेवलों के पास में हमने इसको पहली बार डिस्कस किया था और वहीं पर हमने 38% के लेवल को भी डिस्कस किया था। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है और नीचे की चाल को कंटिन्यू करता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। कैसे? पहले तो एक बार आप इस वीडियो को देख लेना, तभी अच्छे से समझ पाओगे। और जो अभी प्राइस के अंदर बॉटम लगी है 1540 के पास में, ये बहुत ख़राब न्यूज़ के अंदर लगी है। और यहाँ पर अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर प्राइस ने पूरी 5 वेव बनाई है। तो ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। एक बार बड़े चार्ट में दिखाता हूँ। जो ये 5th वेव लगी है वो फेलियर है। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इसमें आप देखोगे तो इसके अंदर टोटल यहाँ पर 4 वेव है, 5वीं इसकी लगनी है। और हिस्ट्री में पीछे जाकर देखोगे तो जुलाई 2021 से प्राइस 38% के लेवल को फॉलो कर रहा है। सिर्फ एक बार यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, वो भी बहुत बुरी खबर के अंदर था और प्राइस ने बता भी दिया था ये फॉल्स ब्रेकडाउन है जैसे ही वो 38% के लेवल के ऊपर आया। इसलिए मेरे लिए जो इसमें स्टॉप लॉस है वो 38% का लेवल ही है। अगर इस बार भी फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ तो बता देगा प्राइस, वापस से बाय बन जाएगा। लेकिन अगर प्राइस इसके नीचे नहीं संभला तो फिर इसके अंदर दिक्कत हो सकती है। प्राइस अगर 38% के ऊपर सस्टेन कर रहा है तभी मैं ऊपर की चाल देखूंगा, वरना इससे दूर रहूंगा। एक्सिस बैंक, जिन लेवलों में इसको डिस्कस किया था अभी भी प्राइस वहीं पर है और प्रीवियस वीडियोस में मैंने बात करी हुई है। इसका भी मुझको बड़ा चार्ट पसंद नहीं है और इसके अंदर मैं क्लियर व्यू भी नहीं दे सकता। ये बहुत डाउटफुल स्ट्रक्चर है। इसी जोन की हमने बात करी हुई है जिसके पास में भी प्राइस संभल रहा है। अगर ये जोन ब्रेक हो जाती है तो फिर नीचे के लेवल ओपन हो जाएंगे। और अगर 1090 के ऊपर प्राइस निकल जाता है और ऊपर की चाल को कंटिन्यू करता है तो फिर SL को ट्रेल करते हुए चलना है। फिर इसके अंदर 1280 तक जाने की या फिर नए ऑल टाइम हाई बनने की पॉसिबिलिटी है।
इसके अंदर अभी मेरा कोई लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं है, इसे सिर्फ मैं ट्रेडिंग पर्पज से देख रहा था, जिसमें अभी मैं डाउन साइड में 1125 के लेवल्स को ही फॉलो करूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, जिन लेवलों में इसको डिस्कस किया था अभी उन्हीं के पास में है और इसका बड़ा चार्ट बहुत अच्छा है। बस छोटे टाइम फ्रेम में ज़रूरत पड़ेगी पोजीशन को एडजस्ट करने की। अभी आप साइड में देखोगे तो प्राइस 111% में फंस रहा है, इसके ऊपर जा रहा है लेकिन ऊपर की चाल को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है और ऊपर जाने के लिए यही लेवल इंपॉर्टेंट है। और अगर ये 230 के नीचे आएगा तो फिर नीचे के लेवल ओपन होंगे। जब तक प्राइस 230 के ऊपर है तब तक इसके अंदर ऊपर की चाल की संभावना है। इस वीडियो को एक बार देख लेना, बहुत बढ़िया चार्ट है और पूरी स्टोरी सेम है। कैनरा बैंक इस ब्लैक वाली लाइन के ऊपर डिस्कस किया था जिसके नीचे भी प्राइस काम कर रहा है, तो वैसे तो हमारा स्टॉप लॉस कट गया है और ये वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इस लाइन के नीचे इसके अंदर 100% और 138% के लेवल ओपन है। इसका भी बड़ा चार्ट कमाल का है, बस शॉर्ट टर्म के अंदर पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर ये वापस से 106 के ऊपर निकल जाता है और ऊपर की चाल को कंटिन्यू करता है तो फिर से इसके अंदर ऊपर के लेवल ओपन हो जाएंगे। बैंकिंग स्टॉक्स की अलग से प्लेलिस्ट है, तो एक बार उसे देख लेना। SBI 61% के लेवल के पास में डिस्कस किया था और अभी प्राइस वहाँ से ऊपर है और यही जोन हमारे लिए असल भी है। बड़े चार्ट के अंदर इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है, इसे सिर्फ मैं ट्रेडिंग के लिए देख रहा था। अगर ये जोन इसमें ब्रेक होगी तो फिर नीचे के लेवल ओपन हो जाएंगे। इंडसइंड बैंक 81% के ऊपर इसको हमने डिस्कस किया था और जिस दिन इसको पहली बार डिस्कस किया था उस दिन ये बताया भी था इसके स्ट्रक्चर में झोल मोल है और ये भी बताया था इसे 81% के ऊपर मैं ट्रेडिंग के लिए देख रहा हूँ, इसके नीचे सेफ नहीं है और यही हमारा स्टॉप लॉस भी था। इस लेवल के नीचे सेफ क्यों नहीं था, वैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ भी है। बड़े स्ट्रक्चर के अंदर इसमें ABC की करेक्शन चल रही है, 81% के नीचे आ गया है तो इसका मतलब है इसके अंदर सी वेव शुरू हो गई है। इसलिए मेरा जो एसएल था वो 81% का ही था और ये सी वेव कहाँ पर बन सकती है या फिर कहाँ पर कंप्लीट होगी ये आज की डेट में डिस्कस करना भी सेफ नहीं है और सच ये है एग्जैक्ट मुझे पता भी नहीं है। अगर इसमें मुझे अब वापस से बाइंग करनी होगी तो वो मैं 81% के ऊपर करूंगा या फिर जब सी वेव कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी तब इसे देखूंगा। तो जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे थे उन्हें हमने दोबारा से देख लिया है। मैक्सिमम स्टॉक अभी भी अपने लेवल्स के ऊपर हैं और जहाँ पर लेवल ब्रेक हुए हैं वहाँ पर गिरावट भी बड़ी आई है और इसे ही हम बोलते हैं स्टॉक सिलेक्शन और स्टॉप लॉस की पावर। अगर हम बिना स्टॉप लॉस के काम कर रहे हैं तो कभी भी इस बाजार में लंबा नहीं टिक सकते। सिर्फ स्टॉप लॉस ही है जो हमको बताता है हमारी स्टडी गलत है। कौन सा ऐसे लेवल हैं जो ब्रेक हो रहे हैं तो समझ लो आने वाले टाइम पर कंपनी में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। या फिर हम जो भी रिजल्ट देख रहे हैं Q2 के, अगर आप मैक्सिमम स्टॉक्स देखोगे तो लगभग सारे स्टॉक्स में गिरावट पहले ही शुरू हो गई थी, बस रिजल्ट वाले दिन उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया है। और आज की डेट में भी प्राइस उसी लेवल के पास में है जो Q2 के दिन उनका लो लगा था। आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल मेंबर बन सकते हो। और कुछ दोस्त पूछ भी रहे थे चैनल मेंबर बनने से उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो वैसे तो यहाँ पर बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा, बस इतना है मेंबर्स के कमेंट्स का अलग सेक्शन होता है, तो अगर आप कमेंट करोगे तो अलग से दिख जाएगा और उसका मैं रिप्लाई दूंगा। इसकी पॉसिबिलिटी भी हर साइड में होगी। बाकी वैसे कोई बेनिफिट नहीं है, बस अगर सपोर्ट करना चाहते हो अपनी साइड से तो ज्वाइन कर सकते हो। और अब आगे आने वाली वीडियोस में हम धीरे धीरे ऐसी स्टॉक्स को कवर करते हुए चलेंगे। बाइंग सेलिंग की मेरी साइड से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरी खुद की स्टडी है जो गलत भी हो सकती है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी एनालाइज करना है।